मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज उसके आगे की चर्चा करें। पिछली चर्चा में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर हमने विचार किया था और यह पाया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान की रीति से होता है। कुछ आलोचकों का यह कहना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वहां पर उपयुक्त होती है जहां एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होना है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति हो सकता है और एक व्यक्ति के निर्वाचन के लिए इसका जो नामकरण किया गया है वह ठीक नहीं है। इसकी समालोचना में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस रीति से करने का प्रावधान संविधान में किया गया है वह सर्वश्रेष्ठ पद्धति संविधान निर्माताओं ने माना और इस प्रकार से उन्होंने यह सोचा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस ढंग से हो कि उसे पूरे देश के आधा से अधिक मतदाताओं का विश्वास प्राप्त हो। पिछले उदाहरण में हमने जो बताया था वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीन प्रकार के वोटों को लेकर के एक व्यक्ति विजयी होता है या पहले और दूसरे वरीयता के मतों के आधार पर वह व्यक्ति विजयी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह अधिक लोगों की पहली पसंद, कुछ लोगों की दूसरी पसंद और कुछ लोगों की तीसरी पसंद का व्यक्ति वह व्यक्ति निर्वाचित होता है। जब संविधान बन रहा था तो कुछ सदस्यों का यह विचार था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाए और कुछ सदस्यों का विचार था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने अंतिम रूप में यह विचार किया कि चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की जा रही है और यदि हम राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान करेंगे तो शक्ति के दो केंद्र हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं, खींचातानी हो सकती है और इतने बड़े देश में जहां पर करोड़ों की संख्या में मतदाता हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। अब दूसरे विकल्प पर चर्चा हुई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाए। इस विचार को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि संविधान निर्माताओं का यह सोचना था कि यदि केवल संसद के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया जाता है तो राष्ट्रपति संसद के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। तो इसलिए अंतिम रूप में यह तय किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पूरे देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा ताकि वह जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा पूरे देश के समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त किया हुआ रहेगा। और यह व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ व्यवस्था मानी गई और हम यह सोच सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन व्यवस्था है वह सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। इसमें संघीभूत इकाइयों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग दिया गया है। अब कुछ चर्चा करें इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। शुरू दौर में कुछ ऐसे लोग भी आने लगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, नामांकन भरने लगे जिनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। कुछ लोगों ने प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की परंपरा बना ली। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए
और केवल खेल खेल में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और वो व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ने के लिए खड़ा हो गया, ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति पद की गरिमा को बरकरार रखा जाए। और तब यह तय हुआ कि कोई भी व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल तब कर सकेगा जब 50 मतदाता उसके नाम का प्रस्ताव करें और 50 मतदाता उसके नाम का समर्थन करें, उस प्रस्ताव का समर्थन करें। मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के 100 सदस्यों को आप पहले पटाइए और उसके बाद आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और इसी समय जमानत की राशि को भी बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग नामांकन दाखिल करते हैं, जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, केवल वही लोग खड़े होते हैं जिन्हें संसद के या विधानसभाओं के कम से कम 100 लोगों का हस्ताक्षर प्राप्त किया हो। तो अब वो मजाक वाला और खेल खेल वाला मामला खत्म हो चुका है। अच्छा, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में कई बार सीटें खाली रहती हैं। मान लीजिए किसी ने त्याग पत्र दे दिया, किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या जब कोई सीट खाली हो संसद या विधानसभा में, तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव है? इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि कोई भी सीट खाली हो, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभाओं में हो, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव समय पर होगा। अच्छा, इसी प्रकार से 1974 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना था और उस समय गुजरात विधानसभा भंग थी। तो अब यह समस्या आई कि गुजरात विधानसभा भंग है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले यह संभव नहीं है कि गुजरात विधानसभा का निर्वाचन करा लिया जाए। तो राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी संवैधानिक परामर्श लेने के लिए पत्र लिखा और राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या जब गुजरात विधानसभा भंग है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाना उचित होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर संवैधानिक परामर्श देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन समय पर होना चाहिए और यह निर्वाचन कोई राज्य की विधानसभा भंग होने पर भी की जानी चाहिए। अब मेरे सामने एक नया प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि ठीक है, 29 राज्यों की विधानसभाओं में दिल्ली पांडिचेरी मिला करके 31, यदि इनमें से कोई राज्य की विधानसभा यदि भंग हो, 1-2 विधानसभा यदि भंग भी हो, तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा, होगा। लेकिन यदि मान लीजिए लोकसभा यदि भंग हो, उस समय जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होना हो, तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा समय पर या लोकसभा के गठन तक प्रतीक्षा की जाएगी? इसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति आज तक उत्पन्न नहीं हुई है। तो यह भविष्य के लिए इसको रख दिया जाए कि भविष्य में क्या होगा। यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कुछ बातें। अब देखिए 1952 से लेकर के आज 2023 तक जितने राष्ट्रपति हुए उनके संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति का निर्वाचन जीता। वे 1952 से लेकर के 57 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। जब 57 में निर्वाचन होने की बात आई, राष्ट्रपति का निर्वाचन का समय 1957 में जब आया, तो पंडित नेहरू सोचते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो चुके हैं, उनको अलग हो जाना चाहिए, हम किसी दूसरे कैंडिडेट को राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू के इस विचार की परवाह न करते हुए दूसरी बार उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया नेहरू की इच्छा के विरुद्ध, और वो दूसरी बार विजयी हुए। और जब 1962 में अगले चुनाव की बात आई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और डॉक्टर राधाकृष्णन उस पद के काबिल भी थे। जिस प्रकार की काबिलियत, जिस प्रकार की योग्यता
विद्वत्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में थी, डॉक्टर राधाकृष्णन में उससे कम विद्वत्ता नहीं थी। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दार्शनिक रूप में स्थापित हो चुके थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 1967 में अगला निर्वाचन की बात आई तो देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन को टिकट दिया कांग्रेस ने, क्योंकि उसमें कांग्रेस का बहुमत पूरे देश में अधिकांश राज्यों में और कांग्रेस का केंद्र में तो था ही वर्चस्व। इसलिए कांग्रेस को तीसरी बार यहां पर विजय मिली और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गए। लेकिन उनका कार्यकाल, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। अब कांग्रेस ने सोचा कि अगला निर्वाचन कराया जाए। तो अगला निर्वाचन करने की जब बात आई तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट तय किया नीलम संजीवा रेड्डी को, और श्रीमती गांधी की इच्छा की परवाह न करते हुए नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट तय कर दिया। श्रीमती गांधी को यह नागवार गुजरा। इधर अभी तक परंपरा आप बनी आ रही थी कि जो व्यक्ति अभी उपराष्ट्रपति है उस व्यक्ति को अगली बार राष्ट्रपति की टिकट देंगे और राष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। दूसरे कार्यकाल को भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने पूरा किया। इसके बाद जब डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय में वी गिरी उपराष्ट्रपति थे। तो वी गिरी का दावा था परंपरा के अनुसार, तो वी गिरी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। इधर कांग्रेस में मतभेद हो चुका था। एक कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, और तब श्रीमती गांधी ने कांग्रेस के अपने सदस्यों से, सांसदों और विधानसभा के सदस्यों से यह आग्रह किया कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वी गिरी को वोट दें, क्योंकि भारत में सत्ता के पीछे सब दौड़ते हैं। सत्ता जिधर बम उधर हम, फटे बम भगे हम। तो चूंकि सत्ता हम भारतीयों को ज्यादा प्यारा है, ज्यादा प्यारी है, इसलिए परिणाम यह हुआ कि वी गिरी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को परास्त करके राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गए। वी गिरी के निर्वाचन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जो निर्वाचन हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ये तीनों राष्ट्रपति निर्वाचन के मतगणना के प्रथम वरीयता के मत के आधार पर इनको बहुमत मिल चुका था और ये राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। लेकिन वी गिरी प्रथम वरीयता के मत में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए, निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं कर पाए। तब द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई और उसमें फिर वी गिरी को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति के निर्वाचन हुए हैं, कोई भी राष्ट्रपति द्वितीय वरीयता के मतों को प्राप्त करके राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुआ। वह प्रथम वरीयता के मतों को लेकर के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हुआ है। अब वी गिरी 1969 से लेकर के 74 तक रहे। 74 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का अपना आदमी होना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना चाहिए जो प्रधानमंत्री के साथ तालमेल बनाए रख सके। इसलिए फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति के पद के लिए इंदिरा कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1974 से 77 तक रहे और 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो गई।
तो अब इसके बाद 77 में जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई, उसके जस्ट बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को अपना अधिकृत उम्मीदवार तय किया। और पूरे देश में चूंकि माहौल उस समय इंदिरा कांग्रेस के विरुद्ध था, इसलिए नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। नीलम संजीवा रेड्डी के विरोध में कोई दूसरा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा। तो अभी तक का जो इतिहास है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का इतिहास, उसमें एकमात्र नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे हैं जिन्होंने निर्विरोध एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हारे 1969 में, और 77 में वे निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। नीलम संजीवा रेड्डी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, नीलम संजीवा रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ लिया। 25 जुलाई 1977 को। और नीलम संजीवा रेड्डी के बाद अभी तक जितने भी भारत में राष्ट्रपति बने हैं, इन सब ने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया है। इसलिए नीलम संजीवा रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उन सब ने 25 जुलाई की तिथि को शपथ लिया है, पद ग्रहण किया है। ये एक महत्वपूर्ण, तो इसलिए राष्ट्रपति के लिए 25 जुलाई की तिथि आज की तिथि में महत्वपूर्ण तिथि बन गई। नीलम संजीवा रेड्डी और श्रीमती गांधी के बीच पटती नहीं थी, क्योंकि 69 में श्रीमती गांधी ने नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसलिए इनके बीच मतभेद बना रहा। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद चूंकि उसमें पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय था, इसलिए श्रीमती गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेकर के 1987 तक रहे। ज्ञानी जैल सिंह बढ़िया काम किया, वैसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और यस मैडम कहा करते थे, यस मैन थे। श्रीमती गांधी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनी। श्रीमती गांधी की हत्या हुई उन्हीं के कार्यकाल में। इसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए, और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी इतना देख लीजिएगा कि ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच बहुत ज्यादा मतभेद थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने अपने पद की मर्यादा को बनाए रखा। ये सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि आज तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने, सबने इस पद की गरिमा को लगातार बनाए रखा है, उसे ऊंचा करने का प्रयास किया है। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन राष्ट्रपति बने 1987-92 तक। उसके बाद 1992 से 97 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने। 1997 से लेकर 2 तक भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण राष्ट्रपति बने। 2002 से 2007 तक भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही शानदार काम किया। 2007 से लेकर के 2012 तक प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। 2012 से लेकर के 2017 तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुए, और 2017 से 2022 तक रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे, और 25 जुलाई 2022 से अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के पद पर विद्यमान हैं। अभी तक इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की ये पूरी श्रृंखला है। भारत में जितने भी राष्ट्रपति आज तक बने हैं, सबने बहुत बढ़िया काम किया है। इसमें एक दो बातें और महत्वपूर्ण बता दूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू के बीच मतभेद थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी भी
अपने पद की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। इसी प्रकार से श्रीमती गांधी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच मतभेद थे। इसी प्रकार से राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच मतभेद थे। लेकिन इस प्रकार के मतभेदों के बावजूद कभी भी राष्ट्रपति ने अपने पद की मर्यादा को हमेशा ध्यान में रखा और प्रधानमंत्री ने भी कोशिश किया राष्ट्रपति का सम्मान किसी भी रूप में कम न होने पाए। यह है भारत के विभिन्न राष्ट्रपति उनका कार्यकाल। अब आगे देखें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि को तय करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगा। वह इसके पूर्व त्याग पत्र दे सकता है। वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र प्राप्त होते ही इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। और यदि मान लीजिए यदि 5 वर्ष की उसकी अवधि पूरा होने के पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ तो 5 साल पूरा होते हुए पद छोड़ नहीं देगा। वह उत्तराधिकारी के आते तक अपने पद पर बना रहेगा। एक उल्लेखनीय बात है कि किसी भी देश में, किसी भी संस्था में जो मुखिया होता है उसका पद कभी भी रिक्त नहीं माना जाता। जैसे ही उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति पद छोड़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही तत्काल उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। इस प्रकार से कभी भी मुखिया का पद रिक्त नहीं माना जाता। आपको एक उदाहरण दूं, 1984 में श्रीमती गांधी को जब सुरक्षा प्रहरियों ने गोली मारा, उस समय लगभग 9:20 हो रहा था। जहां 15-20 गोलियां श्रीमती गांधी को लगी हो, स्वाभाविक है ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा तब की गई जब राजीव गांधी ने 5:30 बजे प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली। तब मतलब मुखिया का पद कभी भी रिक्त नहीं माना जाता। ठीक इसी प्रकार से यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो चुका लेकिन उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है तो भी वह राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक काम करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता। फिर पुनर्निर्वाचन की पात्रता, वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने, इन सब में केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जीते और उन्होंने पूरा 10 वर्ष काम किया। इसके बाद अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा है। यह संभव है कि चूंकि राजनीतिक दल ही नामांकन करते हैं, राजनीतिक दल ही अपना कैंडिडेट तय करते हैं, तो इसलिए शायद राजनीतिक दल किसी भी एक उम्मीदवार पर ज्यादा भरोसा न करते हों, तो यह बात संभव है। लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ करके नहीं बना है। अमेरिका की बात यहां पर थोड़ा सा संदर्भ के रूप में बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने 1789 में पद ग्रहण किया। 4 साल कार्यकाल उनका पूरा हुआ। उसके बाद दूसरी बार वो चुनाव लड़े, दूसरी बार चुनाव जीते। तीसरी बार के लिए लोगों ने कहा कि आप तीसरी बार चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने यह अमेरिका की स्थापना, संविधान का निर्माण, अमेरिका की स्वतंत्रता
केवल मैंने अपने परिवार के लिए हासिल नहीं किया है, अपितु पूरे देश की जनता के लिए हासिल किया है। और यह इस सर्वोच्च पद तक हमारे अमेरिका का एक आम आदमी भी पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पद तक पहुंच सकें। इसलिए मैं 2 से ज्यादा कार्यकाल काम नहीं करूंगा। वो हट गए, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति आए, जॉन एडम्स आए, उसका जेफरसन आए, एक एक करके जितने भी राष्ट्रपति आते गए, जाते गए, कोई भी राष्ट्रपति 2 से ज्यादा कार्यकाल इस पद पर नहीं बिताया। मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल यहां पर 2 कार्यकाल में 8 वर्ष तक 50 व्यक्ति यहां पर राष्ट्रपति बने। परंपरा थी, नियम नहीं था, कानून नहीं था। इस बीच 1932 के दिसंबर महीने में वहां पर प्रत्येक लीप ईयर मतलब जिस वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर के दिसंबर महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अगले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ लेता है, पद ग्रहण करता है। तो दिसंबर 1932 में रूजवेल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 20 जनवरी 1933 को अपना कार्यकाल शुरू किया। फिर 36 में चुनाव होना था, 1936 के दिसंबर महीने में चुनाव हुआ, फिर राष्ट्रपति बने। 20 जनवरी 1937 को उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। अगला चुनाव 1940 में होना था, दिसंबर 1940 में, और इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो अमेरिका में ऐसा माहौल बना कि राष्ट्रपति को डिस्टर्ब न किया जाए। इसका पूरा फायदा रूजवेल्ट ने उठाया और उन्होंने दिसंबर 1940 में होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रपति का नामांकन दाखिल कर दिया, जीत गए तीसरी बार। उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ 20 जनवरी 1940 से, 20 जनवरी 1941 से। अगला चुनाव 1944 के दिसंबर महीने में होना था। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका पूरे देश के, पूरी दुनिया में युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, जर्मनी जापान और इटली के विरुद्ध। तो फिर कहा गया राष्ट्रपति को डिस्टर्ब न किया जाए, डोंट डिस्टर्ब द प्रेसिडेंट। तो दिसंबर 44 में जो चुनाव हुआ उसमें भी रूजवेल्ट ने चौथी बार चुनाव लड़ा, जीते, और 20 जनवरी 1945 को उनका चौथा कार्यकाल शुरू हुआ। लेकिन 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद अप्रैल 1945 में रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार से अधिक नहीं लड़ सकता। तो पूरे अमेरिका में एकमात्र रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन चौथे कार्यकाल के 3 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वहां पर मध्यावधि चुनाव नहीं होते। अभी मैंने बताया यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है भारत में, तो 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है, जितना समय बचा है उस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति पूर्णकालिक राष्ट्रपति बन जाता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है, मान लीजिए वो 3 साल काम किया, 1 साल बचा है, तो 1 साल के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन चुनाव समय पर होता है। 4 साल मतलब 4 साल। भारत में जैसे कभी भी चुनाव होते रहते हैं, अमेरिका में ऐसे चुनाव नहीं होते।
फिर आगे पुनर्निर्वाचन की पात्रता, उसके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसके बाद अर्हताएं, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या हैं, इसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए यहाँ पर हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। आपको धन्यवाद।